गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन टॉपिक 10th का अपना दूसरा चैप्टर मानव तंत्र। मानव तंत्र के अंदर अपने पाचन तंत्र के बारे में, अंगों के और ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। आज भोजन का पाचन कैसे होता है सरलीकृत अलग अलग भागों के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से एंजाइम सक्रिय भूमिका निभाते हैं और कौन से कहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, उनके एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। भोजन का पाचन, देखो भोजन का पाचन की क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। कैसे? देखो कि भोजन के आहार नाल में अंगों व ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित एंजाइम भोजन का पाचन अपघटन कर सरलीकृत करने में करते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अब एंजाइम यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम देखो भोजन के पाचन में आंतरिक रस अलग अलग प्रकार का नियंत्रण। अब भोजन के अंदर एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम किस वर्ग के है तो आपको पूछ लें तो हाइड्रोलिसिस वर्ग के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। फिर इनके एक एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन जैसे लाइपेज, प्रोटीन का जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और जैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड, यानी उनके अलग अलग नाम अपन पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये हेडिंग है भोजन का पाचन, उसके अंदर लिखते हैं अपन सबसे पहला पॉइंट कि भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, एक वीडियो के अंदर कमेंट आएगा था कि सर आप छोटे लिखते दिखते नहीं। आज मैं मेरी पूरी 100% कोशिश बड़े लिखने की करूंगा, ठीक है। भोजन का पाचन, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। यानी यांत्रिक यानी कार्य करने का और रासायनिक जो भी केमिकल्स वर्ग के जो भी एंजाइम पाए जाते हैं उन दोनों के द्वारा भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर दूसरा पॉइंट अपना हो गया आहार नाल, यानी पाचन तंत्र के आहार नाल के विभिन्न अंग व ग्रंथियां के इस ग्रंथियों से स्त्रावित पाचक एंजाइम पाचन के अपघटन में सरलीकृत यानी छोटे छोटे अणुओं के रूप में सरलीकृत कर देते हैं। और तीसरा हो जाएगा ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस वर्ग के सदस्य होते हैं। दैट इज ऑल। अब देखो आप भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन की पाचन की क्रिया यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के विभिन्न अंग जैसे मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी ग्रंथियां, ग्लैंड, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय एवं उससे स्त्रावित पाचक एंजाइम पाचन के अपघटन में सरलीकृत कर देते हैं। अब आपको पूछ रहे ये एंजाइम किस वर्ग के सदस्य है तो वो वर्ग का नाम है हाइड्रोलिसिस। कौन सा वर्ग है? हाइड्रोलिसिस। एग्जाम के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी कभार 10th के अंदर अब सदा छोटे क्वेश्चनों के अंदर पूछ लेते हैं एंजाइम निम्न में से किस वर्ग के सदस्य कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया? ये नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट।
भोजन के पाचन पाचन या पाचक तत्वों के अपघटन में भी, पाचक तत्व भी लिख सकते हो, पाचक तत्वों के जल अपघटन, समझ में आ गया। यानी आहार नाल के विभिन्न अंग व ग्रंथियों स्रावित पाचक एंजाइम पाचक तत्वों के जल अपघटन में सरलीकृत करते हैं। और ये समझ में आ गया है, एंजाइम हाइड्रोलाइसिस वर्ग के सदस्य होते हैं। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखो पाचन में कार्य करने वाले, पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम कौन कौन से एंजाइम है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाचन। दूसरा हो गया उसके अंदर प्रोटीन पाचक, प्रोटीन पाचक कौन कौन से अभी पढ़ेंगे। और तीसरा हो गया वसा पाचक। और चौथा हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाचक। अब देखो इनके कौन कौन से एंजाइम है। देखो सबसे पहला ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर है, सबसे पहला है एमिलेज, एमिलेज। फिर हो जाएगा सुक्रेज, सुक्रेज और माल्टेज, समझ में आ गया। फिर दूसरा प्रोटीन के पाचक में हो जाएगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, पेप्सिन है। फिर वसा का हो जाएगा जैसे लाइपेज, यानी वसा का पाइशीकरण में मदद करता है लाइपेज। न्यूक्लियस का हो जाएगा न्यूक्लियोटाइडेड और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। समझ में आ गया। एमिलेज, सुक्रेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और वसा के अंदर हो जाएगा लाइपेज और ये हो जाएगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियस। टाइटेज। फिर अपन ये नोट कर लो। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भोजन को चबाने व लार का श्लेष्मा स्त्रावण का कार्य दोनों मुख गुहा के अंदर संपादित होता है। फिर श्लेष्मा स्त्रावण भोजन के अंदर लार होती है उसको चिपचिपा और चिपकाने में मदद करती है। नोट कर लो। भोजन के पाचन के अंदर ही पढ़ लिया अपने एंजाइम। फिर है भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित होता है। समझ में आ गया। फिर लार में उपस्थित श्लेष्म स्त्रावण भोजन को चिपचिपा व चिपकने में
चिपकने में मदद करते हैं। फिर हो जाएगा ये भोजन बोलस बोलस से कर्मानुसार होते हुए ग्रसनी से ग्रसिका से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है। समझ में आ गया? फिर देखो आमाशय में भोजन के नियंत्रण या नियंत्रित जठर ग्रसनी अवरोधिनी का कार्य करती है। देखो यानी भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य किसमें संपादित होता है? मुख गुहा के अंदर। फिर देखो लार में उपस्थित श्लेष्म स्राव भोजन को चिपचिपा व लचदार बनाए या चिपकने में मदद करते हैं। ये भोजन के बोलस कायम के कर्मानुसार यानी कर्मानुसार गति करते हुए ग्रसनी से ग्रसिका से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है और आमाशय में भोजन के नियंत्रण जठर ग्रसनी अवरोधिनी का कार्य करता है। फिर लार के अंदर पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम प्रो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट में अपघटन का कार्य करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में बदलता है। ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? टाइलिन। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज मुख गुहा कौन सा गुहा? मुख गुहा में किसमें? मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन का कार्य करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन का कार्य करते हैं। या लगभग 30% सुक्रोज को माल्टोज में परिवर्तन करते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। फिर हो जाएगा आमाशय में, आगे हो जाएगा आमाशय में 3 प्रकार के स्त्रावण। 3 कौन से? सबसे पहला है म्यूकस और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रो एंजाइम
प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl होता है। यानी अमाशय के अंदर 3 प्रकार का स्त्रावण होता है। देखो अमाशय में 3, पहला म्यूकस, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो म्यूकस जो श्लेष्म गिरवक कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है, तो ऐसे लिख सकता हूं म्यूकस, म्यूकस श्लेष्म गिरवक कोशिकाओं के द्वारा, म्यूकस श्लेष्म कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। फिर ये देखो प्रोपेप्सिनोजन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदल देता है। फिर नेक्स्ट अपन लिखते हैं नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट है प्रोएंजाइम यानी पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक HCl, ऐसे लिख सकता हूं, हाइड्रोक्लोरिक के अम्लीय वातावरण से क्रिया कर पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्सिन के अंदर बदल देता है। जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपन करें, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करते हैं। फिर देखो तथा नवजात शिशु यानी छोटे बच्चे होते हैं ना, नवजात शिशु में पेप्सिन एंजाइम के साथ रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है, जो दुग्ध यानी दूध के पाचन में सहायक होता है। समझ में आ गया? देखो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन HCl अम्ल के वातावरण से क्रिया करके पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन के में अंदर उपस्थित प्रोटीन का अपघटन में सहायक है। तथा एक देखो बढ़िया बात है, नवजात शिशु, किस शिशु में? नवजात शिशु में पेप्सिन एंजाइम के साथ रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है, जो दुग्ध स्त्रावण के पाचन में सहायक होता है। फिर इससे आगे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है ऑक्सी एंटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के अंदर भोजन जाता है, जो सर्वाधिक भोजन छोटी आंत के अंदर होता है। फिर उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है? फिर आगे छोटी आंत के भी सर्वाधिक ग्रहणी के अंदर होता है। फिर वर्धात शुद्रांत से होते हुआ भोजन बड़ी आंत के अंदर चला जाता है, और फिर बड़ी आंत का कार्य पान, खनिज लवणों और जल का अवशोषण करना और ठोस के रूप में मलाशय से बाहर निकाल देना। वो अपन कल वाले वीडियो के अंदर मिलते हैं, और एंजाइमों के भी कहाँ से इस तरह होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।